एम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार चला रही है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लगता है पाकिस्तान को अकल तभी आएगी कि उसके 4 भागों में बंटना मुझे दिखाई दे रहा है। 71 में तो बांग्लादेश बना था, अब 4 प्रांत उसके और बन जाएंगे, 4 देशों में बंट जाएगा, तब जाकर उसे कहीं ना कहीं बुद्धि आएगी और वो आतंकवाद को समाप्त करेगा। आप ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग करना और राष्ट्रीय भावना अपनी जारी रखें, साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, क्योंकि ये भी एक राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है, इसलिए पढ़ना भी जारी रखें मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम आज एक टॉपिक लेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बाद, राजनीति सिद्धांत में परिवर्तन या पतन संबंधी वाद विवाद। ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको समझना है, देखना है और अपना काम करना है। तो ये आप धीरे धीरे सने सने समझेंगे कि राजनीति सिद्धांत में परिवर्तन क्या है, पतन संबंधी वाद विवाद कब आया, क्यों आया, क्या कारण था, ये पूरी चीज़ें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि साथियों कि सबसे पहले राजनीति जो सिद्धांत है उसमें परंपरागत राजनीति सिद्धांत आया था, जो मूल्य नैतिकता पर बल देता है, समष्टिवादी है, उचित अनुचित की बात करता है। लेकिन वास्तव में क्या है, इसने विज्ञान की उपेक्षा की थी। इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद का उद्भव हुआ और उसने विज्ञानवाद पर, तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल दिया और कहा कि हमें वैज्ञानिकता को अपनाना चाहिए, तथ्य से सरोकर रखना चाहिए। हाइपर फैक्चुअलिज्म की बात की और हाइपर फैक्चुअलिज्म की बात करते के साथ ही उसने कहा परंपरागत का आज कोई महत्व ही नहीं है, परंपरागत का पतन हो गया। तो पतन की पहली बार बात व्यवहारवादियों ने, प्रत्यक्षवादियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, जैसे व्यवहारवाद का राजनीति सिद्धांत में उद्भव हुआ। अब उन्होंने पतन की बात की और पतन का विरोध किसने किया कि बेसिकली नव परंपरावादियों ने किया, जो परंपरावाद की ही नवीन रूप है, यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने किया या नव परंपरावादियों ने किया। तो इस तरीके से राजनीति सिद्धांत में जो परिवर्तन है उसको हम एक चार्ट द्वारा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और आपको ये चार्ट समझ आ गया तो समझो आपको ये पूरा परिवर्तन का टॉपिक समझ आ गया। देखो साथियों, सबसे पहले क्या आया, परंपरागत राजनीति सिद्धांत, और ये कब तक था प्रभावी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, द्वितीय विश्व तक इसका प्रभाव था राजनीति शास्त्र में। और ये मूल्य और नैतिकता की बात करता है। किसकी बात करता है, मूल्य नैतिकता की। तो परंपरागत राजनीति सिद्धांत जो समष्टिवादी था, उचित अनुचित की बात करता है, इसका प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक था। उसके बाद क्या आ गया, व्यवहार प्रत्यक्षवाद, कब से, 40 के दशक में, यानी कि 45 से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। और इसने बात की किसकी, परंपरागत के पतन की, और इसने बल किस पर दिया, तथ्य वैज्ञानिकता की बात। और इसने क्या है, इतना तथ्य वैज्ञानिकता पर बल दिया और कहा कि हमें मूल्यों की तो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात पतन की बात इसने करके पतन संबंधी वाद विवाद को जन्म दे दिया। उसके बाद जो परंपरागत आस्था रखने वाले विचार नव परंपरावादी वो आए। जैसे मैंने आपको बहुत सारे नव परंपरावादी बताए भी थे, बर्ट्रैंड जुनेल, ल्यूइस स्ट्रास, एरिक वोगलिन, सिबली, डांटे जर्मनी। तो उन सब ने जो है कहा कि नहीं, मूल्यों का महत्व है, अगर हम अत्यधिक वैज्ञानिकता पर बल देंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। क्या होंगी, समस्याएं। तो इसलिए इन्होंने वापस मूल्यों पर बल दिया और इन्होंने परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान किया। नव परंपरावादियों के साथ साथ कि अन्य भी आए, नव मार्क्सवादी भी आ गए, वो भी इनकी आलोचना करने लगे, व्यवहारवाद की। रचनावादी भी आ गए, हरित राजनीति वाले भी आ गए, उत्तर आधुनिकतावादी भी आ गए। इन सब ने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। अब वास्तव में इन सब को क्या कहते हैं, हम उत्तर प्रत्यक्षवादी भी कह देते हैं। इन सब को क्या कह देते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवादी भी। तो आप ये समझना, उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है वो प्रत्यक्षवाद का विरोधी है और उसकी शाखाएं हैं उत्तर नव परंपरावाद, नव मार्क्सवाद, रचनावाद, हरित राजनीति, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सब इसकी, नारीवाद, ये सब इसकी शाखाएं, ये सब मूल्यों की बात करते हैं। और इन्होंने वापस मूल्यों पर बल देकर परंपरागत का पुनरुत्थान किया और व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। जैसे इन्होंने आलोचना की तो अब व्यवहारवादियों में परिवर्तन होना तय था। अब कुछ व्यवहारवादी समझे, मेनली जो उस समय एप्सा के अध्यक्ष थे 69 में, डेविड ईस्टन 68 से 69 तक रहे थे, जो मैंने उत्तर व्यवहारवाद में बताया। उन्होंने बेसिकली फिर उत्तर व्यवहारवाद की नींव रखी और तथ्य के साथ मूल्य के महत्व को भी स्वीकार किया।
और इसी तरीके से देखा जाए उत्तर व्यवहारवाद जैसे ही 1969 में आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो बहस है पतन संबंधी, वाद विवाद भी कम हुआ, क्योंकि अब वो विरोध नहीं रहा। तो इस प्रकार से राजनीति सिद्धांत में अब उत्तर व्यवहारवाद का कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तथ्यों के साथ मूल्यों को समावेश करने की परंपराएं जारी हैं। तो इस तरीके से पूरा परिवर्तन हम देख सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। तो इसको धीरे धीरे समझेंगे तो आप आसानी से इसको क्लियर भी कर लेंगे। तो अब मैं एक एक करके डिटेल में इनको बताता हूं। अब डिटेल के साथ आप सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको फिर क्वेश्चन भी करने हैं। हर छोटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं परेशान भी करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो अद्भुत रहते हैं, थोड़ा सा तथ्यात्मक रहते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या आया? परंपरागत राजनीति सिद्धांत। ये किसकी बात करता है? मूल्य नैतिकता की बात करता है। समष्टिवादी है, अध्ययन की बड़ी इकाई वृद्धि इकाई की बात करता है। द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करता है। उचित अनुचित की बात करता है, गुड बैड की। इसका प्रभाव कब तक था? सेकेंड वर्ल्ड वार तक था, यानी कि 1945 तक था, ये मान के चलो। उसके बाद क्या आ गया? व्यवहारवाद आ गया। व्यवहारवाद ने किस पर बल दिया? तथ्य वैज्ञानिकता पर बल दिया। फिर ये व्यष्टिवादी था, अध्ययन की छोटी इकाई पर बल देता है, व्यक्ति का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन पर बल देता है। प्राथमिक आंकड़े कौन से? जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इकट्ठे हो सकें। फिर ये यस या नो की बात करता है, राइट रोंग की बात करता है, गलत सही की बात करता है। ये आपको ध्यान है। अब ये आने से क्या हुआ? इसने ही पहली बार कहा कि परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पतन हो गया है। यहीं से शुरुआत हुई पतन संबंधी बहस। अब पतन संबंधी बहस यहीं से शुरू हुई। सिंपल राजनीति सिद्धांत के अंदर पतन संबंधी बहस शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये बहस शुरू हुई। किसमें शुरू हुई? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से द्वितीय महान वाद विवाद कह दिया गया। क्या कह दिया गया? द्वितीय महान वाद विवाद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। पहले हम सिंपल राजनीति सिद्धांत के अंतर देखते हैं कि कौन कौन से व्यवहारवादी हैं जिन्होंने पतन की बात की। सबसे पहले पतन की बात करने वाले व्यवहारवादी हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने एक किताब लिखी थी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1951। फिर एक किताब लिखी द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। इसमें उन्होंने राजनीति सिद्धांत के पतन या ह्रास की चर्चा करते हुए 3 कारण बताए परंपरागत का ह्रास क्यों हुआ है। उन्होंने पहला कारण बताया कि परंपरावादी इतिहासवादिता पर आधारित हैं, पुराने मूल्यों से चिपके हुए हैं। जैसे सिंपल प्लेटो ने भी न्याय का अध्ययन किया, आज भी ये न्याय का अध्ययन करते हैं। वही पुराने न्याय, समानता, स्वतंत्रता, वही पुराने मूल्य चिपके हुए हैं, इसलिए नई खोज करते नहीं। और नई खोज नहीं करते तो नए का ही महत्व है। तो कहते हैं ना, चमकदार होना चाहिए, नया होना चाहिए। वो बावड़े गांव में ऊंट आ गया, आज ऊंट की तरफ ज़्यादा लोग देखते हैं। नया आदमी आता है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा देखते हैं। ये वाली स्थिति कहता है, इसलिए परंपरागत का पतन हो गया, क्योंकि ये पुरानी चीज ही सामने लाते हैं। सिंपल सा है। दूसरी चीज क्या है पतन के कारण का? कारण कहता है कि परंपरावादी सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सिद्धांत निर्माण की। मैंने ये बात आपको बता दी जो बोर्ड पर दिखाई दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पतन की बात की गई थी, जिसे नाम क्या दिया गया था? द्वितीय महान वाद विवाद। सिंपल राजनीति सिद्धांत में तो पतन संबंधी बहस कह देते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कहते हैं? द्वितीय महान वाद विवाद, जिसकी चर्चा मार्टिन कैपलान ने भी की थी, जो व्यवहारवादी थे। तो ये परंपरावाद और प्रत्यक्षवाद यानी कि व्यवहारवाद के मध्य हुआ था। तो ये कहते हैं परंपरावादी विज्ञान सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा करते हैं। जैसे कहते हैं डेविड ईस्टन, मैंने दिया व्यवस्था सिद्धांत, ऐसा ये कोई सिद्धांत नहीं देते। फिर वो कहता है ये मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए भी परंपरागत का पतन हुआ है। क्या हुआ है? परंपरागत का पतन। ये कारण बता देते हैं, मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए भी परंपरागत का पतन हुआ है। अगला आता है मार्टिन सिमोर लिपसेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट इस एसी वाले जंजाल को अगर बंद कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो सिमोर लिपसेट क्या है? अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। इन्होंने किताब लिखी थी पॉलिटिकल मैन 1960 में। इन्होंने कहा था, आज सभी मूल्यों को प्राप्त कर लिया गया है, अब हमें नवीन मूल्य की जरूरत नहीं है, इसलिए परंपरागत का भी क्या हो गया है? पतन। यानी कि जैसे हम घर में कहते हैं ना पिताजी से कि अब आपका ज्ञान जो देना था हमने ले लिया, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, आप घर छोड़ के चले जाओ भाई। वही बात ये कह रहा है।
कह रहा परंपरावादियों ने जितने मूल्य देने थे हमने ले लिए, अब हमें ज्ञान की और जरूरत भी नहीं है। तो ये सिंपल सा है, जैसे आज बच्चों ने भी कह दिया कि गुरुजी से जो ज्ञान लेना था ले लिया, अब तो हम क्या राजा बन गए। कहते ना, शेर ने बिल्ली सिखाया, बिल्ली ने शेर सिखाया, अब शेर बिल्ली को खाने आया तो बिल्ली कहाँ चढ़ गई थी, पेड़ पर। अब ये भूल जाते हैं व्यवहारवादी कि वह परंपरावादी सारा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान तो अपने पास ही रख लेते हैं। तो पिताजी पे कभी हावी होने की कोशिश मत करना, जैसा कि सिमोर लिपसेट कहता है कि मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कहता है परंपरागत की इसलिए आवश्यकता ही नहीं है, परंपरागत का पतन हो गया। और भी पतन करने वाले विचारक हैं, तो इसमें रॉबर्ट डहल भी व्यवहारवादी हैं। ये भी कहते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मृत प्राय हो चुका है, अब इसका कोई महत्व नहीं है। अब व्यवहारवादियों ने तो पतन की बात कही थी, लेकिन साथ में कुछ परंपरावादी थे, उन्होंने माना भी था कि हमारे प्रभाव में कमी आई है। ठीक है ना। अब जैसे पिताजी भी मानते हैं कि बेटा अब युग आपका ही है। अब वैसे भी देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर से भी स्पष्ट हो गया है, अब टेक्नोलॉजी का युग है, अब डायरेक्ट युद्ध का युग नहीं है। अब हमें मिसाइलों का युग है, हमें नई स्किल्प जैसी मिसाइलें यूज करनी चाहिए, हैमर जैसी, तो अब उनका युग आ गया है। अब किसी भी तरीके से डायरेक्ट आर्मी वाला 71 की तरह युद्ध संभव नहीं है। तो अब तकनीक से युद्ध होगा, एआई का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, अब स्टील तकनीक का युग है। तो उस तकनीक को भाई स्वीकार भी करते हैं और कहते हैं इस कारण से हमारे प्रभाव में कमी हुई है। ऐसे कौन कौन विद्वान हैं परंपरागत से जुड़े हुए जो ये स्वीकार करते हैं कि हमारा ह्रास हुआ है। उनमें से पहला नाम आता है अल्फ्रेड काबा का, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे। अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में कहते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन के 2 कारण हैं। अब ये किताब जो है ना, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये ध्यान रखना है, ये इसकी है। तो एक किताब तो ईस्टर्न की आपने पढ़ी थी अभी, देखो ये क्या है, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। सिंपल मॉडर्न शब्द आ जाए तो डेविड ईस्टर्न की है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आए तो किसकी है, अल्फ्रेड काबा की है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें 53 में ये कहते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के 2 कारण हैं। पहला कारण तो कहते हैं लोकतंत्र। कहते हैं लोकतंत्र ने व्यक्ति को एक साथ अनेक मूल्य प्रदान कर दिए। क्या कर दिए, एक साथ अनेक मूल्य। अब कोई चीज व्यक्ति को ना बहुत सारी एक साथ मिल जाती है ना, तो उसका महत्व नहीं समझता। जैसे कई बच्चों को एक साथ 4-5 नौकरी मिल जाती हैं, तो नौकरी का महत्व नहीं समझते, कहते यार ये तो ऐसे ही मिल जाती हैं। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि चंदन में रहने वाली जो भिलनी है वो क्या करती है कि रोटी बनाती है तो चंदन की लकड़ी से ही जलाती है, क्योंकि उसके लिए चंदन का कोई महत्व नहीं है, आसानी से उपलब्ध है। तो यही बात वो कहता है, लोकतंत्र ने व्यक्ति को एक साथ अनेक मूल्य प्रदान कर दिए। अब इसलिए व्यक्ति मूल्यों के प्रति निष्क्रिय हो गया है और उनके महत्व को भूल गया है। दूसरा कहता है मैकियावली जैसे विचारकों ने शक्ति राजनीति पर बल देकर नैतिकता की उपेक्षा की है और मूल्यों के प्रभाव को क्या कर दिया है, समाप्त। अब तीसरा है पीटर लासलेट। पीटर लासलेट को हम लोक के समय में पढ़ते हैं, वो लोक के प्राकृतिक अधिकारों को सामूहिक अधिकार कहता है। आपने लोक का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं पीटर लासलेट। ये भी कहते हैं कि व्यवहारवाद के प्रभाव में वृद्धि हुई है और राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। और वास्तव में ये व्यवहारवाद का प्रभाव 40-50 के दशक में बहुत अधिक था भी, और इसने कहीं ना कहीं परंपरागत के प्रभाव को बिल्कुल कम कर दिया था। उसके बाद कई नव परंपरावादी आए, उत्तर प्रत्यक्षवादी आए, तो उन्होंने फिर क्या किया, नव परंपरावादी क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद से जुड़े हुए हैं। इनको उत्तर प्रत्यक्षवाद के रूप में देख सकते हैं। नव परंपरावादी आए, ये उत्तर प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। मैंने कहा उत्तर प्रत्यक्षवाद की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें क्या है, नव परंपरावादी भी आ जाएंगे, रचनावादी भी आ जाएंगे, नारीवादी भी आ जाएंगे, नव मार्क्सवादी भी आ जाएंगे। जो भी आज 50 के बाद 1950 के बाद मूल्यों की बात कर रहा है, सब उत्तर प्रत्यक्षवादी हैं। उनमें से एक शाखा क्या है, नव परंपरावादी है। नव परंपरावादी कौन से हैं, जो परंपरावाद में पूर्ण आस्था रखते हैं, उसकी मूल्य मान्यताओं में। आपको ध्यान है रॉबर्ट डहले ने परानुभववादी कहा था। क्या कहा था, परानुभववादी। इनका प्रभाव राजनीति शास्त्र में कब देखा गया, 50-60 के दशक में। आप देखते हैं इनकी किताबें जनरली 50-60 के दशक की हैं। कौन कौन से नव परंपरावादी, ग्लेन माइकल,
अरेंट, लियो स्ट्रास, एम सिबली, जॉन डेवी, डांटे जर्मनी, बर्ट्रैंड रसल, बकल, मैटलैंड, बर्नार्ड एक्रिक, रॉबर्ट कोहेन, एरिक वेगलिन भी न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स लिखते हैं, 50 के दशक की है। माइकल ऑक्सार्ड भी रैशनलिज्म पॉलिटिक्स एंड अदर से लिखते हैं। अन्ना हरेंट भी जो किताबें लिखती हैं ऑन वायलेंस वगैरह। लियो स्ट्रास है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, थॉर्टन मैकियावली, एम सिबली जो है यूटोपियन वाली किताब लिखते हैं। फिर जॉन डेवी, फिर डांटे जर्मी बियॉन्ड आइडियोलॉजी रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी लिखते हैं। बर्ट्रैंड जुनेल ये द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखते हैं। बकल, मैटलैंड, बर्नार्ड क्रिंक द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो सारी किताबें बकल, मैटलैंड, रॉबर्ट कोहेन, ये सब के सब हमने डिटेल में पढ़ा भी है नव परंपरावाद में। आप नव परंपरावाद की वीडियो देखना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन से क्या क्या कहते हैं। तो वो पूरी चीज़ें वो ध्यान रखना है। ये सारे उदय होने के बाद मूल्यों का वापिस प्रभाव बढ़ा और मूल्यों का प्रभाव में वृद्धि के कारण वापिस परंपरागत का पुनरुत्थान हुआ। इन्होंने क्या किया? परंपरागत का पुनरुत्थान किया, परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान किया। और इनका सहयोग किसने किया? उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने किया। किसने किया? अन्य उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने किया। वो भी आपको ध्यान में रखना है, अभी मैं वो भी बता दूंगा। अब नव परंपरावादी जैसे लियो स्ट्रास क्या कहता है, ये कभी भी पूर्णतः अदृश्य नहीं हो सकता। परंपरागत राजनीति सिद्धांत कभी भी पूर्णतः अदृश्य नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? ये लियो स्ट्रास का है, ठीक है ना। फिर आइजिया बर्लिन क्या कहता है? परंपरागत दृष्टिकोण को ना तो पतन हुआ है ना समाप्त होगा, ये आज भी बना हुआ है। ये कथन किसका है भाई? आइजिया बर्लिन का। एम यंग क्या कहते हैं? कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण का पुनरुत्थान हो रहा है। कहते हैं जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब में जो कि पुस्तक है वो यू टर्न का काम कर रही है, वापिस मूल्यों के महत्व को बढ़ावा दे रही है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान कर रही है। यानी कि एम यंग भी नव परंपरावाद की श्रेणी में है। अब उसके बाद आप थोड़े उत्तर प्रत्यक्षवादी जिन्होंने इनका साथ दिया, मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया और परंपरागत का पुनरुत्थान किया, उनके बारे में भी ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? उत्तर आधुनिकतावादी। इसमें जैक्स दरिदा, जीन बोड्रिलार्ड नाम आपको ध्यान होंगे, ठीक है ना। माइकल ऑक्सार्ड, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये भी मूल्यों की बात करते हैं। ये आपने वैसे भी नाम सुना होगा। नव मार्क्सवादी भी आपने नाम सुना है, हेबर मास हो चाहे एरिक फ्रोम हो, आपने नाम सबके सुने, लुई अल्थुजर हो, हर्बर्ट मार्क्यूजे हो, रॉबर्ट कोकस हो, एंड्रयू लिंकलेट हो। तो फिर रचनावादी, रचनावादी कौन कौन से हैं? रचनावादी है अलेक्जेंडर वेंटेड, ठीक है ना। फिर हरित राजनीति वाले जैसे जेम्स लेवलॉक, फिर है नारीवादी सुसान ग्रिफिन, उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण से जुड़े विद्वान, ये सब मूल्यों की बात करते हैं और परंपरागत का सिद्धांत का पुनरुत्थान करते हैं। अब इन सब ने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। किसकी आलोचना की? व्यवहारवाद की। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन सब नव परंपरावादियों ने उत्तर प्रत्यक्षवाद के रूप में ये क्या करते हैं? व्यवहारवाद की, विज्ञानवाद की आलोचना करते हैं। जैसे मैं आलोचना करता हूं तो मुझे भी आप उत्तर प्रत्यक्षवाद में ले सकते हो, ठीक है ना। मैं भी कहता हूं कि ज्यादा विज्ञान घातक होता है, ज्यादा लाइब्रेरी में नहीं बैठना चाहिए, टीचर के सानिध्य में ज्ञान समझ आता है, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो। तो वास्तव में ये व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करते हैं? प्रत्यक्षवाद की। अब इन्होंने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की, व्यवहारवाद की आलोचना की, विज्ञानवाद की आलोचना की, तो फिर व्यवहारवादियों के दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानी हुई और उन्होंने क्या किया? अपने व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदल डाला। क्यों बदल डाला? उत्तर व्यवहारवाद में, और तथ्यों के साथ मूल्यों के महत्व को स्वीकार कर लिया। और जैसे उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव हुआ 1969 में, और ये पतन संबंधी वाद विवाद समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरी जो स्टोरी है राजनीति सिद्धांत में परिवर्तन वाली, वो समझनी चाहिए। पहले क्या आया? परंपरावाद। परंपरावाद में किसने बल दिया? मूल्यों पर। इसका प्रभाव कब तक था? 45 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। फिर क्या आ गया? व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। चालीस के दशक में रहा। ठीक है ना।
अब इसका जब प्रभाव पड़ा तो तथ्य मूल्य की, वैज्ञानिकता की बात, और इसी ने पहली बार किसकी बात की, पतन की बात। तो इसने कहा कि परंपरागत का पतन हो गया है, बुढ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ के ज्ञान अर्जित कर लेंगे। फिर क्या है, तो वास्तव में जब इसने अतिवादिता ली, अत्यधिक वैज्ञानिकता अपनाई, तो आलोचना शुरू हो गई। किसने करी, उत्तर प्रत्यक्षवादियों में। उत्तर प्रत्यक्षवाद में कौन कौन से मेन हैं, सबसे मेन तो नव परंपरावादी हैं, उसके बाद हरित राजनीति वाले भी आ जाएंगे, रचनावादी भी आ जाएंगे, उत्तर आधुनिकतावादी भी आ जाएंगे। इन सब ने इनकी आलोचना की। क्या की, आलोचना। तो इन्होंने वापस किस पर बल दिया, मूल्यों पर। और मूल्यों पर देखकर क्या किया, परंपरावाद का पुनरुत्थान। अब परंपरावाद का जब वापस प्रभाव बढ़ने लगा तो व्यवहारवादियों में कल आई कि भाई ये तो फिर बढ़ते जा रहे हैं, हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इन व्यवहारवादियों ने किस में चेंज कर लिया अपने आप को, उत्तर व्यवहारवाद। ये उत्तर व्यवहारवाद कब आया, 1969 में। अब तब से क्या है, ये उत्तर व्यवहारवाद का अस्तित्व आज बना हुआ है। आज तथ्य और मूल्य दोनों का अस्तित्व स्वीकार्य है। तो वास्तव में आज जितने भी ज़्यादा विद्वान हैं वो उत्तर व्यवहारवादी बनने की कोशिश करते हैं। तो ये बेटा ध्यान में रखना, इस तरीके से राजनीति सिद्धांत में ये परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ भी आने चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आते तो फिर दिक्कत कर सकते हैं आप। फिर बेटा क्या है, उत्तर व्यवहारवादियों में एक नाम आता है, वो नाम कौन सा आता है कि सबसे बड़ा उत्तर व्यवहारवादी कौन सा है, अल्फ्रेड ग्रोजिया। अल्फ्रेड डी ग्रोजिया। अल्फ्रेड डी ग्रोजिया क्या कहते हैं, राजनीति व्यवहार शब्दावली को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादी बार बार कहते हैं मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अल्फ्रेड डी ग्रोजिया कैसे हैं, उत्तर व्यवहारवादी, इसलिए कहते हैं मानव व्यवहार का पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। मानव की जो है भावनाओं के आधार पर भी कार्य करना चाहिए, भावनाओं के आधार पर भी मानव को समझना चाहिए, केवल तथ्य के आधार पर, लाभ हानि के आधार पर मानव को नहीं समझ सकते। तो ये बेसिकली ध्यान रखना। अब ये राजनीति व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फ्रैंक कैंट ने किया था। ये दो तथ्य भी ध्यान रख लेना कि अल्फ्रेड डी ग्रोजिया भी क्या थे, उत्तर व्यवहारवादी थे। डेविड स्टन भी उत्तर व्यवहारवादी बने। उसके बाद अधिकांश विचारक उत्तर व्यवहारवादी बने, लेकिन कुछ तो उत्तर व्यवहारवाद के आलोचक भी थे, जो मैंने उत्तर व्यवहारवाद में आपको बताया भी था, जैसे हीन जुलाऊ जैसे विचारक। वो तो फिर क्या है, इसकी भी आलोचना करते हैं, वो अपना तथ्य कभी नहीं छोड़ते। जैसे कुछ बच्चे तो लाइब्रेरी के साथ साथ पार्क में भी टहलना शुरू कर देते हैं। भाई 4 घंटे हम लाइब्रेरी में बैठेंगे, 2 घंटे पार्क में भी पढ़ेंगे, या 2 घंटे हम घर की छत पर भी पढ़ेंगे, वो तो क्या हो गए, उत्तर व्यवहारवादी। अब जो कहते हैं नहीं लाइब्रेरी में ही समझ आता है, वो क्या है, कठोर व्यवहारवादी, वो सारे हीन जुलाऊ हैं। तो आप भी लाइब्रेरी से भी थोड़ा निकलें, छत पर भी घूमें, पार्क पर भी घूमें, वहाँ पर भी बैठ के करें, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। और ऑपरेशन सिंदूर तो चलता रहेगा। भारत माता की जय है, जय हिंद हम नारा लगाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारा भारत महान तभी होगा जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, पढ़ाई से मुंह ना मोड़ें। तो इतना मेरा आपसे निवेदन है। तो अभी क्वेश्चन को लेकर भी क्लास होगी, MCQ PYQ की, उसके साथ भी जुड़े और इसको पूरे को समझने की कोशिश करें। इसके बाद हम व्यवस्था सिद्धांत लेंगे ईस्टर्न का, आप पढ़कर रखें, फिर हम ताकि ईस्टर्न आपको समझ आए। तो अच्छे से ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ के रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।